हेलो फ्रेंड्स, हमारे डेली करंट अफेयर्स लेक्चर सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप इनमें से किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे डेली करंट अफेयर्स वीडियोस आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। काफ़ी ज़्यादा फायदा आपको आने वाले एग्जाम में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग ना सिर्फ करंट अफेयर्स पढ़ेंगे बल्कि उसी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा जीके भी कवर करने की कोशिश करेंगे, जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आजकल। तो शुरुआत करते हैं हम कल के कुछ क्वेश्चन की, जो मैंने आपसे पूछे थे और उनके आंसर आपने कमेंट करके दिए थे। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय पशु गाय है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला था, यानी कि नेपाल का। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर है कंबोडिया में स्थित। तो ये चीज़ भी आपको क्लियरली याद होना चाहिए, एग्जाम में ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। साथ ही साथ थर्ड क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि इंदिरा नूई किस प्रसिद्ध ई कॉमर्स कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल हुई है। सही आंसर ऑप्शन डी वाला था, यानी कि अमेजन। अमेजन के जो है निदेशक मंडल में शामिल हुई हैं इंदिरा नूई। चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर्स की। पहला क्वेश्चन है कि जीरो भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर है वाला, यानी कि 1 मार्च को। हम लोग हर साल 1 मार्च को जीरो भेदभाव दिवस मनाते हैं। इस दिवस का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि समाज में किसी भी तरीके से भेदभाव ना हो, चाहे वो हमारे रहन सहन के हिसाब से हो, हमारे खाने पीने के हिसाब से हो, या फिर हमारे अंदर जो क्वालिटी हैं उनके हिसाब से हो। ऐसा नहीं हो कि जिसके अंदर जो है अच्छी प्रतिभा है उसको ज़्यादा पूछा जाए, और जिसके अंदर जो है ठीक ठाक प्रतिभा नहीं है, जो कमज़ोर है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा दबाया जाए। तो इस तरीके का भेदभाव ना हो, इसी तरीके के चीज़ों को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए हम हर साल जीरो भेदभाव दिवस मनाते हैं। इस वर्ष के लिए इसकी थीम क्या थी, ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। तो इसकी थीम थी एक्ट टू चेंज लॉस डैट डिस्क्रिमिनेट। तो आपको ये चीज़ यहाँ से पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में थीम वगैरह काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है कि 28 फरवरी को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों के लिए मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि कानपुर और आगरा। कानपुर और आगरा के लिए जो है मेट्रो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है 28 फरवरी को केंद्रीय कैबिनेट ने। तो इसे यहाँ से ध्यान रखिएगा। कानपुर मेट्रो की अगर हम बात करें तो इसमें जो है 11,076.48 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, और जो आगरा परियोजना है उसके लिए 8,379.62 करोड़ रुपए का जो है यहाँ पर लागत आने वाली है इसको बनाने में। ठीक है, तो ये चीज़ हम यहाँ से ध्यान रख सकते हैं अगर आपको याद होता है तो। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कानपुर और आगरा के लिए जो है इस मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दी गई है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जिले हैं यहाँ पर 75, राजभाषा है हिंदी और उर्दू, राज्यपाल राम नाईक हैं, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, मुख्य न्यायाधीश हैं न्यायमूर्ति गोविंद माथुर। सीटों की बात करते हैं तो विधान परिषद के लिए 100 सीटें हैं, विधानसभा के लिए 404, राज्यसभा के लिए 31 और लोकसभा के लिए 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश से। यहाँ पर हम डायरेक्टली चलेंगे उत्तर प्रदेश और देखने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों की सीमा से लगी हुई है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा मध्य प्रदेश से लगी है, राजस्थान से लगी है, हरियाणा से लगी हुई है, यहाँ पर दिल्ली भी लगा हुआ है उत्तर प्रदेश से ही। इसी तरीके से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये दोनों ही जो है लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश से। और यहाँ से अगर देखते हैं तो छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और साथ ही साथ में हमारा पड़ोसी देश नेपाल भी उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है। तो एग्जाम में ये चीज़ पूछी जाती है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने अन्य राज्यों की सीमा से लगी हुई है, तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए क्लियरली। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की देखते हैं कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बायो एथेनॉल परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। तो G1 योजना शुरू की गई है बायो एथेनॉल परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए। तो यहाँ से ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए, G1 यानी कि जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना। और इसी की योजना के अंतर्गत जो है हम कह सकते हैं कि बायो एथेनॉल को हम जो बढ़ावा देने के लिए जो योजनाएं चलाएंगे उसके लिए वित्तीय जो सुविधा है, वित्तीय जो संसाधन है वो आसानी से उपलब्ध होंगी। इस तरीके का जो है अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है कि आसानी से जो है फंड वगैरह जारी किया जाए ऐसी परियोजनाओं पे जो कि बायो एथेनॉल से संबंधित परियोजनाएं हों। ठीक है, तो ये चीज़ हमको पता होना चाहिए। बायो एथेनॉल के बारे में ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बहुत कुछ बता चुका हूँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि हाल ही में मकरान कप मुक्केबाजी टूर्नामेंट में दीपक सिंह ने कौन सा पदक प्राप्त किया है। तो स्वर्ण पदक प्राप्त किया है दीपक सिंह ने मकरान कप मुक्केबाजी टूर्नामेंट में। इसी समय यहाँ से ध्यान होनी चाहिए, इन्होंने
49 किलोग्राम भार वर्ग में ये पदक प्राप्त किया है। आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि ईरान के चाबहार में मकरान कप मुक्केबाजी टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय मुक्केबाज हैं दीपक सिंह। तो एक और जो है अच्छा खासा इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, इसीलिए ये क्वेश्चन भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि केंद्र सरकार द्वारा आतंक रोधी कानून के तहत जमात ए इस्लाम जम्मू कश्मीर पर कितने वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वाला, यानी कि 5 वर्ष का। जमात ए इस्लाम जम्मू कश्मीर पर 5 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है केंद्र सरकार ने, क्योंकि बेसिकली जो ये जमात इस्लाम है इस पे जो है आतंकी गुटों से संबंध रखने के काफ़ी टाइम से आरोप लग रहे हैं। इससे 100 से ज़्यादा जो है जो इसके कह सकते हैं कार्यकर्ता थे जमात इस्लाम के, उनको जो है गिरफ्तार किया गया आतंकी गतिविधियों में, उनका नाम आया, जिसकी वजह से जो है जमात इस्लाम को अगले 5 सालों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। हुर्रियत का नाम आपने सुना होगा, तो ऐसी बात चल रही है कि जल्दी ही हुर्रियत को भी यहाँ पर प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, इसको भी जो है प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। तो आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए, फिलहाल में जमात ए इस्लाम पे 5 वर्ष का प्रतिबंध लगा है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में भारत और किस देश के मध्य मेडिकल उत्पादन विनियमन के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि अर्जेंटीना। अर्जेंटीना और भारत के बीच में मेडिकल उत्पादन विनियमन के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इस समझौते के द्वारा दोनों देशों के बीच में जो भी मेडिकल उत्पादन से संबंधित जो भी कार्य क्षेत्र हैं उनके बीच में जो है एक बेहतर साझेदारी बनेगी। कह सकते हैं कि जो मेडिकल उत्पादन से संबंधित जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में जो है एक दूसरे का सहयोग करेंगे दोनों ही देश। तो आप लोग यहाँ से इसे ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा कि 1 मार्च को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किस देश में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC में भाग लिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि UAE में, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ था। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी, तो यहीं पर आयोजित हुआ था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का जो है बैठक, और इसमें भाग लिया हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने। तो इस हिसाब को ध्यान होना चाहिए, भारत इस संगठन का सदस्य नहीं है, उसके बावजूद भी भारत को चीफ गेस्ट के तौर पे यहाँ पर आमंत्रित किया गया था। और विरोध स्वरूप जो है पाकिस्तान ने इसमें हिस्सा नहीं लिया इस बार, तो ये भी हमको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम के हिसाब से ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है। साथ ही साथ याद रखिएगा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन में 57 मुस्लिम देशों का एक समूह है, और 2 दिन पहले मैंने आपको इसके बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानकारी दी है, और मैंने आपको मुख्यालय भी बताया था। तो मैं यहाँ पर मुख्यालय नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग कमेंट करके मुझे बताने वाले हैं कि OIC का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं संयुक्त अरब अमीरात के बारे में कुछ पॉइंट। तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है, मुद्रा है यहाँ की दिरहम, और जो राष्ट्रपति हैं वो हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान। तो यहाँ पर से ये चीज़ भी हमको ध्यान होनी चाहिए। अगर हम लोग मैप देखते हैं तो हमको यहाँ पर से अपना इंडिया दिख रहा होगा, और ये जो एरिया है ये है UAE। इस तरीके से अगर इसको जूम करते हैं तो इसकी राजधानी भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है अबू धाबी। चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें की कि 1 मार्च को निम्नलिखित में से किसे वित्त आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है। सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि श्री अजय नारायण झा को वित्त आयोग का सदस्य बनाया गया है। याद रखिएगा कि श्री अजय नारायण झा रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास का स्थान लेंगे। शक्तिकांत दास पहले वित्त आयोग के सदस्य थे, लेकिन जब वो ये गवर्नर बने रिजर्व बैंक के तो उसके बाद जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 15वें वित्त आयोग का गठन नवंबर 2018 में किया गया था श्री NK सिंह की अध्यक्षता में। तो इसे भी हमको पता होना चाहिए। अभी जो चल रहा है वो 15वां वित्त आयोग चल रहा है। ये पॉइंट भी एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां। तो ध्यान रखिएगा 15वां वित्त आयोग ये चल रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के द्वारा स्टार्स नामक योजना लॉन्च की गई। स्टार्स योजना किसने लॉन्च की है? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने स्टार्स योजना शुरू की है, और ये जो योजना है इसका फुल फॉर्म भी यहाँ पर लिखा हुआ है। फुल फॉर्म है इसका स्कीम फॉर ट्रांसलेशनल एंड एडवांस रिसर्च इन साइंस। तो बेसिकली जो साइंस के क्षेत्र में जो रिसर्च होते हैं, जो नए नए जो प्रोजेक्ट हैं, रिसर्च से संबंधित जो नए नए प्रोजेक्ट हैं, उनके लिए फंड उपलब्ध होगा इस स्टार्स के माध्यम से। तो इस चीज़ हमको यहाँ से पता होना चाहिए, इसीलिए जो है इस योजना को शुरू किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है हमारा कि अमेरिका
स्थित प्रमुख क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ के अनुसार वर्ष 2019-2020 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत रहेगी? सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि 7.3%। मूडीज़ ने अभी एक जो है आंकड़े जारी किए हैं और इसने कहा है कि वर्ष 2019-2020 में भारत की जो अर्थव्यवस्था रहेगी वो 7.3% रहेगी, ऐसा इसने अनुमान लगाया है। साथ ही साथ मूडीज़ ने यह भी कहा है कि वर्ष 2019-2020 के जो अभी बजट, अंतरिम बजट किसानों के लिए प्रत्यक्ष नगद अंतरण कार्यक्रम और मध्य वर्ग के लिए कर में राहत के जो उपाय की जो घोषणा अभी फिलहाल में की गई है, तो इसमें जो है जीडीपी में लगभग 0.45% का जो है इन योजनाओं से, ये जो कार्यक्रम हैं इनके द्वारा जो है जीडीपी में 4.5% का योगदान मिलेगा। तो ये चीज़ भी हमको यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। मूडीज़ की स्थापना 1909 में हुई थी और उसका जो मुख्यालय है वो है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। बेसिकली ये जो है, जो भी हम टाइम टू टाइम देखते हैं जीडीपी वगैरह जो रेटिंग जारी होती है, कितने प्रतिशत किस देश की जीडीपी रहेगी, तो वही सब जो है ये रेटिंग एजेंसी है जिसकी स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाल ही में दूसरा सांकेतिक भाषा शब्दकोश के दूसरे संस्करण को कहाँ लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि नई दिल्ली में। दूसरा सांकेतिक भाषा शब्दकोश नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है, ये इसका दूसरा संस्करण है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पर मैंने लिखा है एडिशन ऑफ इंडियन साइन लैंग्वेज डिक्शनरी, यानी कि सांकेतिक भाषा के लिए ये डिक्शनरी है जिसका ये दूसरा संस्करण है, जिसको कि लॉन्च किया गया है नई दिल्ली में। ये जो शब्दकोश है इसको भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र के द्वारा विकसित किया गया है। इसमें कानून, तकनीकी, चिकित्सा के साथ साथ जो दैनिक इस्तेमाल होने वाले जो शब्द हैं उनको शामिल किया गया है। करीब 6000 शब्द जो है इस डिक्शनरी में उपलब्ध हैं। इस डिक्शनरी का जो पहला संस्करण था उसको मार्च 2018 में लॉन्च किया गया था, ठीक है, मार्च 2018 में, और दूसरा संस्करण लॉन्च हुआ है नई दिल्ली में अभी। चलिए इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की कि निम्न में से किस कंपनी के द्वारा भारत की पहली स्वदेश तकनीकी से निर्मित सेमीकंडक्टर चिप जारी की गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि सिग्नल चिप। सिग्नल चिप के द्वारा एक जो है स्वदेशी चिप जारी की गई है। 4G LTE और 5G NR मॉडेम के लिए जो है इस चिप को लॉन्च किया गया है। ये पहली जो है स्वदेशी सेमीकंडक्टर चिप है। बेंगलोर की कंपनी ने इसको लॉन्च किया है। इस कंपनी का नाम आपको ध्यान होना चाहिए। इस चिप के द्वारा काफ़ी हद तक डेटा सिक्योरिटी में जो है कह सकते हैं मदद मिलेगी। डेटा लीक होने की समस्या आजकल बहुत ज़्यादा हो गई है, तो कोशिश इस चिप से यही रहेगी, क्योंकि पहला स्वदेशी चिप है हमारा, कि आने वाले टाइम में इसको और बेहतर किया जाए। चलिए इसके बाद आपके लिए यहाँ से कुछ प्रश्न हैं जिनके आंसर आपको कमेंट करके देने हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए है कि सांची का महान स्तूप कहाँ है? ये कमेंट करके मुझे बताइएगा। साथ ही साथ सेकंड क्वेश्चन आपके लिए है कि योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? योजना आयोग, जिसको कि हम अब नीति आयोग कहते हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि योजना आयोग का नाम कब परिवर्तन करके कब किया गया था नीति आयोग, दोनों का आंसर दीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन आपके लिए है कि हाल ही में श्रेयस नामक योजना का आरंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? श्रेयस योजना का आरंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। और थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।